होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेडिफिशन ये आपका पैरामीशियम में भी होता है, लीशमैनिया में भी देखा जाता है। पेरेंट सेल जो होता है जैसे कि अमीबा आपका, वो खुद को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, दैट इज द बाइनरी फिशन कर रहा है। हम इसके एडवांटेज के ऊपर कि हम भैया वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते क्यों हैं। सबसे पहली चीज, जो प्लांट्स आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस करते हो उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आते हैं एज कंपेयर टू उन प्लांट्स में से जो सीड से प्रोड्यूस होते हैं। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी अच्छी चल रही होगी और अमेजिंग सी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपका वन शॉट फ्रॉम योर चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आप लोग बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, नई चीज़ें सीखोगे, तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप इस पूरे सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। इसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से आपके लाइफ प्रोसेस के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इसी एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग करते हैं इस वन शॉट का आगाज लेके प्रभु का नाम। चलो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। अगर मैं बात करूं कि आज के सेशन में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो ये पूरा आपका इंडेक्स है जो आपको सारे टॉपिक्स आपको इसी एक पर्टिकुलर सेशन में पढ़ने के लिए मिलेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फ्लावर के बारे में, उसके पॉलिनेशन के बारे में, वो फर्टिलाइजेशन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, और हम लोग किस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं, वो सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन with the very first thing, that is reproduction necessary? तो हमने अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मैम रिप्रोडक्शन जो होता है आपका वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, वो नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे वो क्यों पूछ रहा है कि नेसेसरी? हमने तो आंसर दे दिया। बट अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग या बीइंग अ सिंगल पर्सन की बात करूं, किसी भी, वो चाहे ह्यूमन बीइंग्स का हो, कैट हो, डॉग हो, एनिमल्स हो, या सबके लिए, किसी के लिए भी, तो बीइंग अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ सिंगल स्पीशी आपके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। लाइफ प्रोसेस आपके वो सारे प्रोसेसेस थे जो आपको सर्वाइवल में हेल्प कर रहे थे। रिप्रोडक्शन आपके सर्वाइवल में हेल्प नहीं करता है। बट अगेन मैंने आपको बोला एक सिंगल पर्सन को इंक्लूड करना है, बट इफ वी इंक्लूड ऑल द ह्यूमन बींग्स इट बिकम्स नेसेसरी। क्यों? क्योंकि भाई हमारी क्या है, एज लिमिटेड है। हम या तो 60 या तो 70 या तो 90 मैक्स टू मैक्स 100 ईयर्स तक जी सकते हैं, उसके बाद तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब अगर हमारे जैसे हमने अपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस करे, हमने अपने जैसे बच्चे नहीं प्रोड्यूस करे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जितने भी ह्यूमन बींग्स आपके अर्थ पे प्रेजेंट है, धीरे धीरे करके उनकी लाइफ स्पैन कम होती जाएगी, उनकी डेथ होती जाएगी, और अल्टीमेटली अर्थ के ऊपर से आपके सारे ह्यूमन बींग्स क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यस, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स, ताकि हम अपने पॉपुलेशन को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने स्पीशीज की स्टेबिलिटी को, अपने स्पीशीज की पॉपुलेशन को आगे कंटिन्यू कर सके। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूइंग द जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम बीइंग अ सिंगल पर्सन के बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में नहीं आता, बट नेसेसरी होता है ताकि हम उस स्पीशीज का एक्सटिंक्शन ना करें, वो स्पीशीज हमारे धरती पे प्रेजेंट रहे। ठीक है, क्या करते हैं भाई, अपने जैसे खुद के जैसे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि इसमें आपका जो टाइगर है वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है, बिल्कुल छोटा सा कप प्रोड्यूस करता है। तो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स हम क्रिएट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ, उनके जैसे दिख रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा आपने बहुत बार कि तुम मम्मी पे गए हो, तुम पापा पे गए हो, तुम्हारी आंखें मम्मी पे गई हैं, तुम्हारे बाल पापा पे गए हैं, तुम्हारी हाइट पापा पे गई है। तो ये हमको सुनने के लिए मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो भी डीएनए आपके मेल पापा से आए होंगे और जो भी डीएनए आपके फीमेल मम्मी से आए होंगे, वो सारे मिक्स मैच होकर के कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? कॉपी होता है, और वो कॉपी आपके अंदर जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं।
यही डीएनए कॉपी होकर के आपके ऑफस्प्रिंग्स में जाता है, जो कि आप हो जाते हो, अपने मम्मी पापा के बच्चे हो जाते हो। तो बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनको ऑफस्प्रिंग्स बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में, उनके अंदर जाते हैं। तो भाई देखो होता क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है आपका, जहां पे आपका सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहां पे मैंने दो इन्वॉल्व करे, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व करी, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगी ना, जैसे कि बैक्टीरिया में हो रहा है, अमीबा में हो रहा है, तो जब वो अपने डॉटर सेल्स या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं, जिनको हम क्लोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो हम थोड़े बहुत अपने मम्मी पापा जैसे सिमिलर होते हैं, बट हम एकदम सिमिलर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आधा डीएनए हमारे मेल से आता है, हाफ डीएनए हमारा फीमेल से आता है, और वो हाफ हाफ मिक्स होकर के एक नया जो डीएनए बनता है आपकी बॉडी के अंदर, वही आपका कंटिन्यूअसली कॉपी होता है। तो कुछ बहुत फीचर्स तो मम्मी पापा जैसे दिखते हैं आपके, लेकिन सारे फीचर्स आपके मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं। आपके अंदर वेरिएशंस दिखते हैं। क्या दिखते हैं? वेरिएशंस दिखते हैं, जिनको हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? चेंजेस दिखते हैं। और ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कब दिखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखते हैं, जहां पे आपका मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड रहता है। कौन रहता है? मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। उस कंडीशन में आपको ये वेरिएशंस, चेंजेस दिखने के लिए मिलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, लेकिन बहुत ही जरा जरा से होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वेरिएशंस हुए हैं आपके। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ कि वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वेरिएशंस को सिंपल लैंग्वेज में बताया, जो चेंज होता है आपकी बॉडी में आ जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये वेरिएशंस इंपॉर्टेंस क्यों, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है इन वेरिएशंस को? ये वेरिएशंस आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड यू द सर्वाइवल एडवांटेज। क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड यू द सर्वाइवल एडवांटेज। आपको जिंदा रहने का, इस अर्थ पे रहने का एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक चीज और मुझे आपको बतानी पड़ेगी, नोट दैट पॉइंट, कि जरूरी नहीं है हर बार जो चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, वो हर बार आपको सर्वाइवल एडवांटेज दें। कभी कभी वो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं भी देते हैं, कभी कभी वो दे भी देते हैं। ठीक है, दोनों केसेस अभी आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये एक्चुअली में डिपेंड करता है आपके नेचर के ऊपर, कि आपका नेचर, आपका रहना, जहां आप हैबिटेट, जिस हैबिटेट में, जिस नीशे में आप रह रहे हो, वो नीशे आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्चुअली ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको वेरिएशन के, इन चेंजेस का सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सपोज करो एक मैं बात करूं, यहाँ पे आपका एक ग्रीन कलर का पेड़ है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का ट्री है, इस पे जो आपके बीटल्स प्रेजेंट हैं वो ग्रीन कलर के ही हैं। क्या हैं आपके? ये बीटल्स ग्रीन कलर के ही हैं। तो एक बात बताओ, ये बीटल्स आपके ग्रीन कलर के हैं, तो ये आराम से रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ग्रीन कलर का है ना, नेचर ग्रीन कलर का है, ये खुद भी ग्रीन कलर के, तो इनको क्या मिल गया? सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया आपका रहने का। ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, इसी ग्रीन बीटल में से अचानक से एक रेड कलर का बीटल आ गया। अचानक से एक रेड कलर का बीटल आ गया। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से क्या हुआ, इनकी बॉडी में वेरिएशंस आए, और वेरिएशंस में से अचानक से क्या हुआ, इनका रेड कलर का बीटल आ गया भाई, है ना। अब एक बात बताओ, ग्रीन बीटल तो आराम से छुप जा रहे थे ग्रीन स्टेम में, क्या रेड बीटल छुप पाएगा? नहीं छुप पाएगा। तो क्या होगा, रेड बीटल को आराम से कौवा उठा करके खा जाएगा और उसकी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर एक्चुअली, कि वेरिएशन आपको सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि इंपॉर्टेंस इनकी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं होंगे तो आप अपने नेचर में सर्वाइव कैसे कर पाओगे। एक बात बताओ, पहले के टाइम पे हमारा इतना एडवांसमेंट नहीं था हमारी सोसाइटी में, तो हमें टच वाले फोन की जरूरत भी नहीं थी। आज हमारी सोसाइटी में, आपके स्कूल में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि आपके स्कूल के नोटिस, आपका इतना कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी होमवर्क होता है, जब कोविड के टाइम पे किस पे आता था, फोन पे आता था। तो जहां आपके पेरेंट्स आपका फोन नहीं यूज करते थे, उन्होंने भी फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो चेंजेस आया, अकॉर्डिंग टू द नेचर उन्होंने चेंज किया, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चेंज करी। तो उसी तरीके से अगर हमको अर्थ पे रहना है तो हमें ये वेरिएशंस क्रिएट करने पड़ेंगे खुद के अंदर। अगर हम नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे करके अपना ये सर्वाइवल एडवांटेज जो है ये खोते जाएंगे। क्या हो जाएगा, खत्म होता जाएगा और हमारी स्पीशी पूरी इस दुनिया से वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है।
ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि आपका ये जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 मोड्स होते हैं जो आपको स्पेसिफिकली देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो भाई यहाँ डिफरेंस बहुत पूछा जाता है बिटवीन द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ आपका एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि ये एक सिंगल अमीबा इन्वॉल्व है, इसी सिंगल अमीबा को हम पेरेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल बोलते हैं। यही एक सिंगल अमीबा आपस में खुद को डिवाइड करके क्या बना लेता है? 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है। देख रहे हो, एक सिंगल अमीबा इसने 2 डॉटर सेल्स बना दिए। ठीक है, क्या बनाता है? 2 डॉटर सेल। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कोई भी गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। गैमीट्स का मतलब जैसे मेल्स में स्पर्म होते हैं और फीमेल्स में एग्स होते हैं या ओवा होते हैं, वो फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती भाई। पेरेंट ही एक इन्वॉल्व है तो गैमीट्स कहाँ से बनेंगे? अब गैमीट्स का ना तो फ्यूजन हो रहा है तो क्या नहीं होगा? जाइगोट की फॉर्मेशन भी नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, कोई जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती है। और अगर मैं बात करूं वेरिएशंस की तो या तो लेस वेरिएशन होंगे या तो इसमें कोई वेरिएशन होता ही नहीं है। ये होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। गैमीट्स भी बनते हैं आपके, इवन गैमीट्स का फ्यूजन भी होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन भी होती है। और यहाँ पे भर भर के वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है तो लिख पाओगे अब कि दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन होता है जो आपको बेस्ट सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करता है? तो कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आपकी बुक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स गिवन हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू, वो टाइप्स, उनके एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल्स बताऊंगी उनको ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपको क्या क्या है? बाइनरी फिशन आता है जो अमीबा करता है। अमीबा आपका मल्टीपल फिशन भी करता है, प्लाज्मोडियम भी करता है। बडिंग पढ़ने के लिए मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर्युलेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक आपकी बुक में और दिया हुआ है दैट इज द रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है तो ध्यान से सुनना जब दोनों एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स आपके ऐसे चमत्कार हैं जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें आपको 2 पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें आपको ये 4 पढ़ने पड़ेंगे। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर, और ये तो रूट, स्टेम और लीफ से हो जाता है। ठीक है, चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज द बाइनरी फिजन। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 आपके यहाँ पे आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट इज योर अमीबा, इसको हम कहते हैं पेरेंट सेल। अमीबा खुद को क्या बोलेगा? पेरेंट सेल बोलेगा। यही अमीबा आपस में खुद को डिवाइड करके, खुद का डिवीजन करके, सेल डिवीजन करके क्या करता है? 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। 2 डॉटर, ये जो नए प्रोड्यूस हुए इनको हम कहते हैं 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? 2 डॉटर सेल्स बोलेंगे, न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं बाइनरी फिजन, जहां पे आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट इज योर अमीबा खुद का डिवीजन करता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से वो अपने आप के नंबर को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये हो गया अमीबा में बाइनरी फिजन। ये आपका पैरामीशियम में भी होता है, लीशमैनिया में भी देखा जाता है। पेरेंट सेल जो होता है जैसे कि अमीबा आपका, वो खुद को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, दैट इज द बाइनरी फिजन कर रहा है। अब आपका अमीबा ये बाइनरी फिजन तो फेवरेबल कंडीशन में करता है, जहां पे उसकी ग्रोथ हो सकती है, आराम से वो डिवीजन कर सकता है। एक वो और डिवीजन करता है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। यहां पे वो अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब उसके पास कंडीशन प्रॉपर नहीं है जहां पे वो अपना डिवीजन ठीक तरीके से कर पाए, उस केस में वो मल्टीपल फिजन का प्रोसेस परफॉर्म करता है आपका। ठीक है, और मल्टीपल फिजन आपका प्लाज्मोडियम भी करता है जो कि एक मलेरियल पैरासाइट होता है। अगर मैं बात करूं बाइनरी फिजन होता कैसे है, तो देखो सबसे पहले क्या किया, ये हो गया आपका अमीबा। ये अमीबा सबसे पहले आपका न्यूक्लियर डिवीजन करता है। व्हाट इट डू, ये सबसे पहले न्यूक्लियस अपना डिवाइड करता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस।
क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या किया इसने, इस तरीके से ये अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, दो न्यूक्लियस हो गए। न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद ये करता है अपना साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्या करता है, ये अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज साइटोकाइनेसिस। और धीरे धीरे करके जब इसका साइटोप्लाज्म अलग अलग डिवाइड हो जाता है तो इस तरीके से दो डॉटर न्यूक्लियाई आपके बन जाते हैं, जैसे आपके इस डायग्राम में दिया हुआ है। न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर उसने साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बन गए। ये होता है आपका बाइनरी फिजन अमीबा में। बाइनरी फिजन तीन टाइप के होते हैं। एक बाइनरी फिजन कहता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, जो कहीं से भी बॉडी के कहीं भी पार्ट से हो जाता है, वो आपके अमीबा में होता है। क्यों? क्योंकि अमीबा के पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, सीधे सीधे में उसका डिवाइड हो रहा है, होता है एक पेरेंट सेल सीधे सीधे में दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जो होता है आपके यूजुलेना में। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तीसरा होता है आपका ट्रांसवर्स फिजन, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है, और ये प्रोसेस होता है आपके पैरामीशियम के अंदर। अगेन ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इवन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में लीशमैनिया यूजुलेना वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैंने अभी आपको बोला कि अमीबा जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, देखो लिखा हुआ है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इट परफॉर्म्स मल्टीपल फिजन। तो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बॉडी के अंदर इस तरीके से बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन कर लेता है, इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है और अपने सराउंडिंग में एक वॉल बना लेता है। क्या बना लेता है, एक वॉल बना लेता है, जिसको हम कहते हैं सिस्ट वॉल। ये सिस्ट वॉल उसको अनफेवरेबल कंडीशन में बचाती है, ठीक है। अब ये सिस्ट वॉल इसने बना ली और अपने अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर डिवीजन कर दिया, और अब जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशंस आती हैं आपकी, ये न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म लेकर के फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और अलग अलग इतने सारे अमीबा में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे दो अमीबा नहीं बनते, बहुत सारे मल्टीपल अमीबा बन जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ वो बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरी चीज मैंने आपको बोला, प्लाज्मोडियम भी मल्टीपल फिजन करता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में ही होता है, वो एबनॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, जैसे कि ये अमीबा में हो रहा था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपके फ्रेगमेंटेशन के बारे में। ध्यान से सुनना, फ्रेगमेंटेशन आपके सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। किसके अंदर होता है, सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, एंड इट इज द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये आपके स्पाइरोगायरा में हो रहा है, किस में हो रहा है, स्पाइरोगायरा में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फिलामेंटस फंगाई, वी कॉल इट एज फिलामेंटस फंगाई। तो क्या हुआ आपका, ये ऐसी स्पाइरोगायरा होती है, ठीक है। स्पाइरोगायरा ने अपने आप को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, और ये दोनों टुकड़े जो होते हैं अपने अपने फिलामेंटस फंगाई में डेवलप हो जाते हैं, दो अलग अलग फंगाई बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाइरोगायरा। देखो, ऑर्गेनिज्म स्मॉल पीसेस में टूट जाता है और ईच पीस ग्रो इनटू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और स्पाइरोगायरा में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि ये प्रोसेस आपके सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एक प्रोसेस होता है रीजनरेशन का, जो आपके कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिनका थोड़ा बॉडी डिजाइन जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है जैसे आपका फ्रेगमेंटेशन था। रीजनरेशन कुछ बहुत ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन कुछ बहुत ऑर्गेनिज्म में एक ये तरीका है अपने डैमेज्ड पार्ट को रीग्रो करवाने का। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपकी छिपकली। छिपकली आपकी टेल को तोड़ देती है, उसकी टेल अगर गलती से कट जाती है तो वो अपनी टेल को वापस से रीग्रो कर लेती है। ऐसा नहीं है जो कटी हुई पूंछ उसकी होती है उससे पूरी एक नई छिपकली बन जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ बहुत ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन कुछ बहुत ऑर्गेनिज्म में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। जिनमें ये होते हैं उनका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में होता है आपका, इसके पार्ट्स ऐसे ऐसे कट हो जाते हैं, और जितने पार्ट्स में कट होता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों ही पार्ट नए ऑर्गेनिज्म नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवन आपके हाइड्रा में भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। हाइड्रा जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है ये किसकी वजह से होता है, कुछ आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, जिसकी वजह से ये रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। तो डिफरेंस देखो क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन में सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और उनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की प्रेजेंस नहीं होती है, वो विदाउट स्पेशलाइज्ड सेल्स फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जबकि अगर मैं रीजनरेशन की बात करूं तो रीजनरेशन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। उनमें रीजनरेशन का ये जो प्रोसेस होता है जरूरी नहीं है सिर्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही हो आपका, कुछ बहुत ऑर्गेनिज्म में होता है, कुछ बहुत ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। और रीजनरेशन करवाने के लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स की प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी आप रीजनरेशन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। हमारी बॉडी के अंदर हर जगह ये स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, इसीलिए हमारी बॉडी रीजनरेशन नहीं कर सकती है। जैसे मैं लिवर की बात करूं तो लिवर के अंदर रीजनरेटिव सेल्स हैं तो सिर्फ वही रीजनरेट कर सकता है, हमारी पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बडिंग प्रोसेस के ऊपर, जो होता है आपके हाइड्रा में। ये रहा आपका हाइड्रा इस तरीके से। तो हाइड्रा क्या करता है, मल्टीपल बहुत बार सेल डिवीजन परफॉर्म करता है। क्या किया इसने, एक्सेसिव सेल डिवीजन परफॉर्म किया, और जब ये एक्सेसिव सेल डिवीजन परफॉर्म करता है तो आपका यहाँ पे एक आउटग्रोथ बन जाती है। ये क्या है, आपकी एक बड है जो आउटग्रोथ कहलाती है, आपकी बुक में इसका नाम आउटग्रोथ लिखा हुआ है। यही बड जो होती है क्या करती है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन कर करके, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन परफॉर्म करके आपके एक नए छोटू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से एक छोटे हाइड्रा में ये कन्वर्ट हो गई कंटिन्यूअस सेल डिवीजन परफॉर्म करके। अब ये छोटा हाइड्रा जो होता है जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो ये अपने पेरेंट बॉडी से इस तरीके से डिटैच होकर के नए हाइड्रा की तरह बिहेव करने लग जाता है, नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बड की आउटग्रोथ करवाते हैं। ये किसमें होता है, हाइड्रा में और यीस्ट में होता है। देखा, हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस भी हो रहा है, रीजनरेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन की। भाई ये स्पोर फॉर्मेशन जो है आपका मेनली फंगस में होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव का मतलब वहां से आपका कोई नया फंगस नहीं डेवलप होगा, वो होता है आपका हाइफा। हाइफे जो होता है ये आपका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। ठीक है, इसी स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है, फट जाता है बलून की तरह, तो उसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकल आते हैं, ऐसे इधर उधर बिखर जाते हैं, और उस हर एक स्पोर में से एक नया फंगस जनरेट हो जाता है। तो ये मेनली आपके फंगस में होता है और कुछ बहुत प्लांट्स में होता है जो आपकी स्पोर्स प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, चलो भैया, अब नेक्स्ट आते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर, जो आपके प्लांट्स में होता है, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब एसेक्सुअल पार्ट से, जैसे कि रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीफ हो गए, वहां से नया प्लांट ग्रो करवाता है सुटेबल कंडीशन में। इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल मीडियम भी होते हैं और नेचुरल प्रोपगेशन भी होता है। नेचुरल में आप ब्रायोफाइलम का एग्जांपल ले सकते हो। ब्रायोफाइलम की लीफ की मार्जिन के पास बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये बर्ड्स आपके धरती पे गिरते हैं तो वहां से नया ब्रायोफाइलम का लीफ उगने लगता है, प्लांट उगने लगता है। तो ये होता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुछ बहुत आपके आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी होते हैं, जिसमें से सबसे पहला पार्ट आता है आपका ग्राफ्टिंग का। क्या किया आपने, एक दूसरे प्लांट के ऊपर एक और प्लांट ऐसे चिपका देते हैं। क्या करते हैं हम लोगों ने एक अपना डिजायरेबल प्लांट लिया जिसकी रूट्स इस तरीके से उसमें सॉइल में लगी होती हैं, और इस तरीके से हमने उसकी स्टेम ली होती है, इसे ट्रांसवर्स काटी होती है। इसके ऊपर हम एक और प्लांट लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम एक और प्लांट लगा देते हैं और इसको पॉलिथीन से पैक कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको पॉलिथीन से हम लोग पैक कर देते हैं ताकि ना इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करें, ना ही यहाँ से वाटर का लॉस हो। तो इस तरीके से हम दो डिजायरेबल प्लांट्स की क्वालिटी मिलाने के लिए उनको आपस में जोड़ देते हैं मैकेनिकली, आर्टिफिशियली। जैसे कि मेरे पास एक पौधा है,
जो आपका एप्पल प्रोड्यूस करता है उसमें एप्पल जूसी हैं, आपके बहुत जूसी जूसी एप्पल है, और एक मेरा प्लांट है जिसमें एप्पल्स जो है बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों एप्पल्स की स्पीशीज को आपस में मिक्स कराना है। तो मैंने क्या किया, एक एप्पल के रूट्स में दूसरे एप्पल का स्टेम जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये रूट्स वाला जो पार्ट होता है, जहां पे रूट्स प्रेजेंट होती हैं, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक। उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टॉक। टी से स्टॉक में टी प्रेजेंट होता है, रूट्स में टी प्रेजेंट होता है, तो उसको आप याद कर सकते हो। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। और जिस पार्ट को हमने ऊपर से फिक्स किया होता है, जो आपका शूट का पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं शायोन। शायोन ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये किसके लिए किया जाता है, एप्पल और पीचेस के लिए किया जाता है। हम 2 और मोर डिजायरेबल प्लांट्स को ज्वाइन कर देते हैं और वो अपीयर होते हैं आपके ग्रो करते हुए फिर एज अ सिंगल प्लांट। तो अब मुझे यहाँ से जो प्लांट मिलेगा उसमें जो एप्पल्स होंगे वो जूसी भी होंगे और बड़े बड़े एप्पल्स होंगे, तो मेरा तो फायदा हुआ। तो इस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका लेयरिंग का। तो लेयरिंग क्या होती है, हमने क्या किया, ये मेरा एक प्लांट ऑलरेडी जमीन में लगा हुआ है, ये एक मेरा प्लांट जमीन में लगा हुआ है, इसकी एक मैंने स्टेम उठा करके वापस से सॉइल के अंदर फिक्स कर दी, ठीक है। थोड़े दिन के बाद इसी फिक्स वाली जो सॉइल मैंने की थी, इसमें से रूट्स निकलने लगेंगी और यहाँ से आपका एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं लेयरिंग। हमने अबव ग्राउंड स्टेम को थोड़ा सा ऐसा बेंड करवा करके आपके सॉइल में लगा दिया और सॉइल में थोड़े दिन के बाद वहाँ बेंड वाली स्टेम से रूट्स निकलने लगते हैं और वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, उसको हम कहते हैं लेयरिंग। ये किसमें होता है, क्लाइंबिंग रोजेस, रोडोडेंड्रॉन और हनी सकल में परफॉर्म किया जाता है आपका ये प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं हम आपकी कटिंग के ऊपर। ये तो बहुत इजी सा टॉपिक है, आप लोगों ने खुद ना कहीं किया होगा कि हम लोग रोज का प्लांट लेते हैं, रोज की स्टेम को अगर कट कर दो तो वो उस कट वाली स्टेम में से भी नए प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं। तो हमने मैकेनिकली कट किया, आर्टिफिशियली कट किया, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल है आपके रोज और पाइनएप्पल, ठीक है, रोज और पाइनएप्पल। नेक्स्ट आते हैं हम इसके एडवांटेज के ऊपर कि हम भैया वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते क्यों हैं। सबसे पहली चीज, जो प्लांट्स आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस करते हो उनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आते हैं एज कंपेयर टू उन प्लांट्स में से जो सीड्स से प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला आपका एडवांटेज ये हो गया। इन प्लांट से आप वो भी इस प्रोसेस से आप वो भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हो जिनमें सीड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका बनाना। इन प्लांट्स से आप जितनी जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बनाना, जैसे मुझे आपका वो एप्पल वाला प्लांट बनाना था, एक दूसरे से सिमिलर बनाना था, तो आप ऐसे सिमिलर पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जनरेट करवा सकते हो। लेट मी टेल यू, आपका ये एडवांटेज लॉन्ग आंसर बनाता है और ये एडवांटेज हर साल या तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में, या तो 3 मार्कर के फॉर्मेट में, या तो केस बेस्ड क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके आर्टिफिशियल मीडियम टिश्यू कल्चर के ऊपर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हमारा एक छोटा सा प्लांट है, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि प्लांट की टिप के ऊपर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनके सेल्स एक्टिवली सेल डिवीजन कर लेते हैं। तो हम उन सेल्स को उठा करके एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देते हैं। आर्टिफिशियल में इस तरीके से डाल दिया, इस आर्टिफिशियल मीडियम में आपके वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो प्लांट को ग्रोथ करवाने में मदद करनी है। वो हार्मोन्स हो, न्यूट्रिशन हो, उनका एनर्जी हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, व्हाटएवर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, उस आर्टिफिशियल मीडियम में सब प्रेजेंट होता है। और थोड़े दिन के बाद उस मीडियम को यूज करके वो इतना रैपिड सेल डिविजन करते हैं क्योंकि उनके अंदर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो फॉर्म करते हैं कैलस। कैलस जो होता है, इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, इसी को ही हम कैलस बोलते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं आपका। जब ये एक बार कैलस बढ़ जाता है तो अब आपके आर्टिफिशियल मीडियम में सारे न्यूट्रिएंट्स तो यूज हो गए भाई, वो तो आर्टिफिशियल मीडियम है ना, उसमें से खुद से रिप्लेनिश तो नहीं हो सकते हैं, तो हम फिर अलग से आपका एक और आर्टिफिशियल मीडियम लेते हैं, उसमें हम कैलस डाल देते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब आपकी ये छोटी छोटी सी टाइनी प्लांटलेट्स जनरेट हो जाती हैं, फिर हम इसको सॉइल में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और वहां से हमारा एक नया प्लांट ग्रो होने लगता है। ये भी हम लोग इसी एडवांटेज से यूज करते हैं कि हमको
अच्छा क्वालिटी वाला प्लांट जनरेट करना है, जैसे कि आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स को जनरेट करवाने के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि ऑर्किड हो गया जो हम गिफ्ट करते हैं, आपके सजाने में यूज होते हैं, महंगे वाले फ्लावर्स जो होते हैं उनके लिए आपका यही टिश्यू कल्चर का प्रोसेस यूज किया जाता है, उनको जनरेट, उनको ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर जो आपके प्लांट्स में ही होता है। तो प्लांट्स में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करवाने के लिए आपका एक ही पार्ट काफ़ी होता है, जो कि होता है आपका फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं आपके। ठीक है, तो इन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स के आपके कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें से जो मेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है एंथर आपका, जिसमें आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं आपके। मेल गैमीट्स पता है ना, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के। और ये जो डंडी दिख रही है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ये दोनों पार्ट्स आपके स्टेमेन के होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसको पिस्टल या फिर आप कार्पेल भी बोल सकते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, जो स्टिकी होता है हल्का सा। बीच वाला जो लंबा पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और नीचे वाला स्वोलन पार्ट जो होता है ओवरी होता है। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ओव्यूल प्रेजेंट होती है। और इसी ओव्यूल के अंदर आपके फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब फीमेल जर्म सेल्स आपके ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। और मेल जर्म सेल्स जो होते हैं, जर्म सेल का मतलब गैमीट्स, मेल गैमीट्स जो हैं आपके पॉलन ग्रेन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपके 2 टाइप के फ्लावर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो पहला फ्लावर होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि मतलब एक। तो उस फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, स्टेमेन प्रेजेंट होगा, या तो उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। उन टाइप के फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, जैसे कि पपाया हो गया आप लोगों का, वाटरमेलन हो गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करूं, बाई मतलब दोनों मतलब स्टेमेन भी प्रेजेंट होगा, पिस्टल भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपका हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, इन दोनों में स्टेमेन भी प्रेजेंट होता है और पिस्टल भी प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मेल गैमीट जो होते हैं ना वो हमेशा मोटाइल रहते हैं। ठीक है, ह्यूमंस की कंडीशन में मेल गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और जो फीमेल गैमीट होती है वो हमेशा लार्ज साइज की होती है और उसमें खाना स्टोर होता है। सिमिलरली अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं तो मेल गैमीट जो होता है ना उसको आप इधर से उधर कर सकते हो फ्लावर्स में, लेकिन फीमेल गैमीट अपनी जगह स्टिक रहता है और वो लार्ज होता है साइज में, और उसके अंदर खाना प्रेजेंट होता है जो न्यूट्रिशन ग्रोइंग जाइगोट को या ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब भाई हम क्या करते हैं, अब हमें क्या है, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक लेकर के जाना पड़ेगा, तभी तो हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसीलिए भाई क्या किया जाता है, आपका पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाया जाता है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है आपका, जैसे कि ये मेरा एक पौधा है, ये मेरा फीमेल गैमीट, फीमेल वाला पार्ट है, और ये मेरा आपका मेल वाला पार्ट है। ये क्या है? आपका मेल वाला पार्ट है जिसपे ये एंथर प्रेजेंट है। इस एंथर से मेल गैमीट को हमें यहाँ पे स्टिक करवाना होता है, किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। इसी को ही हमें पॉलन ग्रेन्स जो आपके एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन पॉलन ग्रेन्स को हमें ले करके जाना होता है। हमें नहीं, एक्चुअली में ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर आपके एनिमल्स के थ्रू आपके इधर से उधर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन्स को हमें एंथर से लेकर के स्टिग्मा पर लेकर के जाना होता है, जहां पे आपका ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। अगर आपका, जैसे कि ये मैंने एक सेम फ्लावर बनाया, एक ही फ्लावर के अंदर ओवरी है, एक ही फ्लावर के अंदर आपका स्टेमेन वाला पार्ट भी प्रेजेंट है। तो जब आपका ये पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर के, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक करता है, जैसे कि ये देखो एक ही फ्लावर है, इसी के एंथर में से निकल करके इसी के स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक हो गया, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर आपके 2 अलग अलग फ्लावर्स हैं, जैसे ये रोज का 1 फ्लावर है, रोज ए है, और ये रोज आपका बी है।
ठीक है। तो रोज 1 के पॉलन ग्रेन्स निकल करके जब रोज 2 में जाते हैं, अलग अलग पौधों में जाते हैं, एक मेरा पौधा रोज का ये लगा हुआ है, एक मेरा पौधा गुलाब का ये लगा हुआ है, इस गुलाब के पौधे में से एंथर निकल पॉलन ग्रेन निकल करके इस गुलाब के स्टिग्मा पे जाकर के जब स्टिक करता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट फ्लावर का मतलब ये नहीं समझना कि रोज और जैस्मिन के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, रोज और रोज के बीच में ही पॉलिनेशन होता है, बस वो अलग अलग प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और वंस द पॉलिनेशन इज डन, तो आपका ये जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है, वो एक बड़े से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, ताकि आपका उसी ट्यूब के थ्रू, पॉलन ग्रेन के अंदर मैंने अभी बताया था मेल जर्म सेल्स, मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, उसी पॉलन ट्यूब के थ्रू आपका ये मेल गैमीट ट्रैवल करके कहां पे आता है, आपकी ओवरी, जहां पे आपका फीमेल जर्म सेल का मतलब गैमीट ही होता है, वहां पर जाता है ट्रैवल करके। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस होता कैसे है हम जरा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका फीमेल वाला पार्ट, इसी के अंदर आपकी प्रेजेंट होती है ये हो गया आपका पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे स्टिक करता है, वो एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, इसने ये बनाया पॉलन ट्यूब। अब इसी पॉलन ट्यूब के अंदर आपके 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। कितने मेल गैमीट? 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 2 मेल गैमीट इस तरीके से ट्रैवल करके अंदर जाते हैं। अब आप सोच रहे हो ये पार्ट्स के क्या मीनिंग है। ये जो 3 सेल्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स। ये 2 बीच में जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो 2 नीचे डब्ल्यू शेप दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स बोलते हैं। एक मेल गैमीट आपका ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाता है। आपका एक मेल गैमीट जब आपके एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, तो वो किसकी फॉर्मेशन करता है? जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। अब आपका एक मेल गैमीट तो बच गया, वो क्या करता है? ये जो मेल गैमीट है आपका, ये आपके ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इनके साथ फ्यूज होता है। तो लेफ्ट वाला मेल गैमीट आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर ली उसने। इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों बोला जाता है? देखो भाई, एक मेल गैमीट आपके एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो रहा है, और एक मेल गैमीट आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इवन आपने ये जो देखा, 1 मेल गैमीट 2 मेल मीट के साथ जो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूज हो रहे हैं, इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कैसे कहा गया? एक मेल गैमीट, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 + 2 3, तो इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। इन दोनों प्रोसेस के ऊपर आंसर्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है प्लांट्स में, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है प्लांट्स में। ठीक है, अब एक बार भाई जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद आपके ये सारे इवेंट्स होते हैं, जिसके ऊपर आपका एक 3 मार्क्स का लॉन्ग आंसर बोर्ड में आया हुआ है। सबसे पहली चीज, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। जाइगोट जो होता है उसके अंदर ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ओवरी ग्रो होकर के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन, ये सब गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। और वो सीड जो होता है आपका, सीड जो ओव्यूल बना, वही आपका क्या बनाता है? फ्यूचर प्लांट बनाता है। और जब वो जर्मिनेट करता है, वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। सिंपल। ठीक है, ये हो गए आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद कौन कौन से प्रोसेसेस इवेंट्स होते हैं। चलो भैया नेक्स्ट,
ये आ जाते हैं अब हम लोग ह्यूमंस के पार्ट पे कि ह्यूमंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेल में कौन सा गैमीट होता है, फीमेल में कौन सा गैमीट होता है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहली चीज, अब अभी आप लोग 10th क्लास में हो तो आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस दिख रहे होंगे कि नहीं? आपकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, आपकी बियर्ड्स आ रही हैं, मुस्टैच आ रही है, आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो रहे हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रहा है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो गई है ना। तो ये जो होता है इसी को ही हम कहते हैं प्यूबर्टी हिट करना। क्या बोलते हैं? इसी को ही हम कहते हैं प्यूबर्टी, एडोलसेंट एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलसेंट एज बोलते हैं, जहां पे आप धीरे धीरे करके सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हो। क्या हो रहे हैं? सेक्सुअली आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अपीयरेंस में, सेंसेशन में नए नए फीचर्स आपको अपनी बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्यों देखने के लिए मिलते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं आपकी बॉडी के अंदर। और ये किस एज में होता है? अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 ईयर्स की एज में ये देखा जाता है आपकी बॉडी में। तो भाई क्या होता है, बॉयज के अंदर ब्रॉड शोल्डर्स आ जाते हैं, उनकी चेस्ट वाइडर हो जाती है, मसल्स ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर आ जाते हैं, मतलब बियर्ड्स और मुस्टैच आने लगती है उन लोगों की, पिंपल्स और एक्ने हो जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा आपके अंदर हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। आपके सेक्स ऑर्गन दैट इज द टेस्टीज डेवलप होने लग जाते हैं, पीनस में चेंजेस आते हैं, आपके प्यूबिक हेयर मतलब आपके जेनाइटल ऑर्गन्स जो है वहां पे आपको हेयर की ग्रोथ दिखने लग जाती है। फीमेल्स में क्या होता है, उनके मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट होती है, उनकी वेस्ट, कमर चौड़ी हो जाती है, एक्ने एंड पिंपल्स उनको आने लगते हैं, उनके भी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, हाई पिच्ड वॉइस मतलब आवाज एकदम पतली सी मीठी सी हो जाती है, और हमारे लड़कों की आवाज भारी भरकम सी हो जाती है, जानवरों जैसी। एंड अगेन उनके भी जेनाइटल एरियाज में हेयर्स देखने की प्रेजेंस मिलती है हम लोगों को ड्यू टू द प्यूबर्टी और द एडोलसेंट एज आपकी। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं मेल में कौन से जर्म सेल्स गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में कौन से गैमीट्स होते हैं। तो मेल की बात करें तो उनके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है, ये स्पर्म आपका मोटाइल होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और फीमेल्स में जो जर्म सेल दैट इज द ओवम प्रेजेंट होती है, ये आपकी न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है, ये मोटाइल नहीं होती है, इट इज नॉन मोटाइल इन नेचर। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस जर्म सेल को, इस स्पर्म को ओवम तक पहुंचाने की जरूरत होती है, जो एक्चुअली में सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू होता है। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जो जर्म सेल्स की प्रोडक्शन करता है, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, और एक पार्ट वो होता है जो इस स्पर्म को बॉडी के बाहर, उनके बॉडी के बाहर लेकर के जाने का काम करता है, उनकी ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो भाई इस तरीके का उनका पूरा सिस्टम होता है, जिसमें से आपने टेस्टीज पढ़ना है। ये जो टेस्टीज होता है यही मेन होता है। ये टेस्टीज मेल्स में दो काम करते हैं। सबसे पहला काम तो ये स्पर्म की प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट होता है इनका, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरा इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करना, जो आपने अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा है। ये टेस्टोस्टेरोन ही आपकी बॉडी में प्यूबर्टी, एडोलसेंट एज लेकर के आता है। ये जो टेस्टीज होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। और ये जो स्क्रोटम होता है मेल्स की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्क्रोटम को थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी बॉडी के कंपैरिजन में। हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस स्क्रोटम को, इस टेस्टीज को स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए 35 डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के बाहर लोकेटेड रहते हैं, ताकि उनको टेम्परेचर कम मिल सके और वो ठीक से स्पर्म की प्रोडक्शन कर सकें। अब जो स्पर्म आपका प्रोड्यूस हो गया है वो जाता है एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस से ये पूरा जो स्पर्म होता है कहाँ जाता है, आपके वास्ट डिफरेंस के अंदर। ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये होता है वास्ट डिफरेंस। इसी वास्ट डिफरेंस से आपकी ये स्पर्म जो होती है कहाँ ट्रांसपोर्ट की जाती है, यूरेथ्रा के अंदर। ये जो ट्यूब है आपका, ये यूरेथ्रा होता है। तो मेल्स में जो आपका यूरिन का एक्सक्रीशन होता है और आपका स्पर्म का जो एग्जिट पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, दैट इज द यूरेथ्रा आपका। ठीक है, दैट इज द यूरेथ्रा आपका।
यहाँ पे आपके दो ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। ये दोनों ग्लैंड्स का काम होता है अपने अपने रिस्पेक्टिव फ्लूइड रिलीज करना। ये फ्लूइड किसकी फॉर्मेशन करता है? सीमेन की फॉर्मेशन करता है। और यही सीमेन क्या करता है? एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके स्पर्म को, और साथ साथ में ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ताकि वो प्रॉपर एक फ्लूइड मीडियम बनाता है, ताकि वो आराम से स्विम होकर के उनकी बॉडी से बाहर आ सके। ठीक है, तो ये आपका इनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट होता है ओवरी, जो आपके फीमेल दैट इज द ओवम के फीमेल गैमीट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही ओवरी जो होती है आपके दो हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है, दैट इज द ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन। और फीमेल्स में यही दो हॉर्मोन्स आपके प्यूबर्टी हिट करवाने के लिए और एडोलसेंट एज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यही जो ओवरी होती है हर मंथ आपका एक एक ओवम रिलीज करती रहती है। वो क्यों रिलीज करती है अभी बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ये ओवरी कनेक्टेड होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब से, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये ओविडक्ट ओपन होता है आपके बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, जहां पे आपका चाइल्ड बियरिंग पैसेज होता है। मतलब चाइल्ड आपका जो जाता है कहां पे डेवलप होता है? यूट्रस के अंदर ही डेवलप होता है। और यूट्रस के बाद आता है सर्विक्स एंड वजाइना, जो आपका बर्थ कैनाल माना जाता है कि बच्चे का पैदाइश कहाँ से होगी, बच्चा जन्मेगा कहाँ से? वो सर्विक्स और वजाइना के थ्रू ही बाहर आता है, तो इनको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना, इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर के जाइगोट की फॉर्मेशन आपके फेलोपियन ट्यूब में ही करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला कि जब आपकी ओवरी हर मंथ एक एक एग रिलीज करती है, क्या करती है? एक साइड से इधर से एक बार रिलीज कर रही है, एक बार इधर से रिलीज कर रही है। ठीक है, तो ये एग जो रिलीज करती है, तो या तो ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा, दो कंडीशंस होती हैं। अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया है, ठीक है, अगर आपका ये एग फ्यूज हो गया है, किसके साथ फ्यूज हो गया है? आपके स्पर्म के साथ, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वो चाहे जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही हो, चाहे आपका एग जो है, चाहे आपका जो ओवम है वो फ्यूज ना हो रहा हो, फ्यूज नहीं हो रहा होगा स्पर्म के साथ, तो वो डीजनरेट हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्पर्म फ्यूज हो गया जाइगोट के साथ, उस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में, ये जो यूट्रस होता है एक थिक लाइनिंग बनाता है। ये जो थिक आपकी स्पंजी लाइनिंग होती है, ये जो थिक स्पंजी लाइनिंग होती है आपकी यूट्रस के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इट कंटेन्स? ब्लड वेसल्स। तो अब भाई एग तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं आपका, ना जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तब उस केस में ये यूट्रस की लाइनिंग जरूरी होती है, क्योंकि यही यूट्रस की लाइनिंग आपके मदर के बॉडी में से न्यूट्रिशन जाइगोट को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती है। लेकिन अब तो भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एग तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है आपका। एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है उस केस में आपकी ये जो थिक यूट्रस की लाइनिंग होती है ये ब्रेक हो जाती है, रप्चर हो जाती है। और ये हर महीने का प्रोसेस होता है। हर महीने गर्ल्स में ये प्रोसेस देखा जाता है, और ये एज अ ब्लीडिंग के फॉर्मेट में उनके वजाइना से बाहर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड रहता है 30 डेज, सब में वेरी होता रहता है, 28 टू 32 डेज का रहता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन। और जब आपका एग जो ये ओवरी होती है, इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 28 टू 32 है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके 14th डे पे ये ओवरी जो होती है एग रिलीज करती है इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। जब आपका 14th डे पे ओवरी फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग को रिलीज करती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो अब भाई बहुत सारा केसेस ऐसे होते हैं जहां पे अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं। कि भाई देखो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज का मतलब क्या होता है? ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, इट्स अ वेरी प्लेजरेबल एक्ट, प्लेजर देता है लोगों को, ठीक है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, नो डाउट, है ना। क्यों? क्योंकि
ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेजरेबल एक्ट है तो इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी के लिए फीमेल्स आपकी रेडी होती हैं ना, इवन फीमेल्स आपकी जो उनका पार्टनर होता है क्या वो भी उसके लिए रेडी होता है, क्योंकि विद प्रेगनेंसी विद चाइल्ड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं उनके ऊपर, उनके पढ़ाने का, उनको ठीक से एजुकेशन देने का, उनको ठीक से बड़ा करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर तरीके का बर्डन एक फैमिली के ऊपर आता है। तो उस केस में भाई ये अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो इनके लिए 3 चीजें यूज की जाती हैं, मैकेनिकल बैरियर, केमिकल बैरियर एंड द सर्जिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में आपके कॉन्डम्स आते हैं, जो कॉन्डम्स आपके मेल्स भी यूज करते हैं, और डायफ्राम फीमेल्स में होता है, जहां पे हम मैकेनिकली स्पर्म की एंट्री रोक देते हैं वजाइना के अंदर। और ये जो कॉन्डम्स होते हैं ये एक्चुअली में एसटीडीज को रोकते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकते हैं। सिर्फ एक यही ऐसा मेथड होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को नहीं होने देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आते हैं आपके केमिकल मेथड्स, जो आपकी आई पिल्स यूज करते हैं। आई पिल्स आपकी फीमेल्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए आई पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, जो आपका बहुत ही डेंजरस होता है फॉर द फीमेल बॉडी आपकी एक्चुअली में। और इसी के साथ साथ आपकी कॉपर टी आती है, जो कि एक तरीके की क्या है, IUCD है, दैट इज द इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी आपके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोक देती है। ये आपके किसी भी ट्रेन्ड डॉक्टर के थ्रू ये कॉपर टी को यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, और ये कॉपर आपका स्पर्म के लिए भी नुकसान करता है, और साथ साथ में ओवरी में से जब एग रिलीज होता है तो वो एग को स्पर्म तक पहुंचने भी नहीं देता है, क्योंकि यहीं पे अटक जाता है। देख रहे हो ये पैसेज उसने बंद कर दिया फैलोपियन ट्यूब का, तो जब एग रिलीज ही नहीं होगा तो फ्यूजन काय का हो जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट आता है आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में भाई सर्जरी की जाती है। कैसे की जाती है, 2 प्रोसेस होते हैं, ट्यूबेक्टॉमी और वासेक्टॉमी। वासेक्टॉमी मेल्स में होता है, जो मैंने वास डिफरेंस बताया था। वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, ताकि स्पर्म की एंट्री को, स्पर्म के रिलीज को रोक दिया जाए। किसको रोक दिया जाए, स्पर्म के रिलीज को। आपको मैंने उस डायग्राम में बताया था मेल रिप्रोडक्टिव वाले में कि वास डिफरेंस के थ्रू ही वो यूरेथ्रा के अंदर जाता है आपका। तो वास डिफरेंस को कट करके अगर हम टाई कर देंगे तो रिलीज कैसे होगा, स्पर्म नहीं रिलीज होगा, सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं जब स्पर्म नहीं होगा। सिमिलरली फीमेल्स में आपके फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। अभी मैंने बताया फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। जब वो होगा ही नहीं भाई, तो जब आपके फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया गया है तो साइट को ही ब्लॉक कर दिया गया, तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बट लेट मी टेल यू, ये वाला जो प्रोसीजर होता है सर्जिकल मेथड, ये इरिवर्सिबल होता है। आप इसके इफेक्ट्स को रिवर्स नहीं कर सकते हो, ये एज इट इज ही रहता है, ठीक है। चलो तो भाई, हियर वी एंड विद आवर कंप्लीट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर। तो बस मेरे सारे सेल्स जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी मैं ऐसे सेशंस लेकर के आऊंगी आपको उसका अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है किसी भी डाउट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे अभी रिसेंट में कंटेंट भी अपलोड किए हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस जाते जाते मेरे प्यारे सारे से बच्चे सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।